अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग. वेलकम टू द क्लास. Today's lecture is all about absorption costing versus direct costing. Absorption costing means total costing or full costing. Absorption costing में और marginal costing का फर्क बताने से पहले first we will understand what is the concept of product cost and the period cost. जी बुशरा, what do you understand by the term product cost? सर, जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है That is transfer from one accounting period to the next accounting period. But when we discuss about the period cost, it does not transfer from one accounting period to the next accounting period. It is exhausted in the same accounting period, like depreciation expense. वो एक्सपेंस अगर इस अकाउंटिंग पीरियड का है, 2021 का है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका कोई ताल्लुक 2022 से नहीं होगा. दैट्स वेरी नाइस. और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट. उसमें दरअसल हम फिक्स्ड कॉस्ट को प्रोडक्ट का हिस्सा बनाते हैं एंड दैट इज इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन कॉस्ट. जबकि वेरिएबल कॉस्टिंग जो है उसमें हम फिक्स्ड कॉस्ट को प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनाते. यू गेट द पॉइंट. और उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट को एज ए पीरियड कॉस्ट कंसीडर करते हैं. अब ये थोड़ा सा हो सकता है कि जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया हो वो कहें ये क्या बात है. तो इसको समझने के लिए हम फॉर्मेट को रिकॉल करेंगे. अगर मैं फॉर्मेट रिकॉल करूं तो फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट का कुछ इस तरह बनता है. सबसे पहले वी आर सपोज टू टेक रेवेन्यू. आपका पेन मीठा है, आप चूस रहे हैं. मैंने कहा मैं भी आकर चूस लूं. सबसे पहले हम रेवेन्यू लेते हैं. रेवेन्यू कहते हैं सेल्स को. रेवेन्यू में से अब मैं टोटल कॉस्टिंग की बात कर रहा हूं. वी आर सपोज टू डिडक्ट कॉस्ट ऑफ सेल. कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकाली जाती है? कॉस्ट ऑफ सेल को कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फर्स्ट. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट होगी? सबसे पहले अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना हो तो आई नीड रॉ मटेरियल, MLO, मटेरियल्स लेबर ओवरहेड. तो सबसे पहले वी नीड टू टेक द डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल के इनसाइड भी स्टोरीज हैं. फॉर एग्जांपल ओपनिंग रॉ मटेरियल विच वाज द एंडिंग रॉ मटेरियल ऑफ द लास्ट ईयर. तो हम कहेंगे ओपनिंग रॉ मटेरियल. एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल नहीं हो सकता, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. इसका मतलब यह हुआ कि रॉ मटेरियल्स अवेलेबल फॉर यूज. माइनस रॉ मटेरियल एंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर. जब हमें पता चला 31 दिसंबर आ गया, हमारा अकाउंटिंग ईयर इज ए कैलेंडर ईयर, हमारा फाइनेंशियल ईयर फॉर एग्जांपल इज ए कैलेंडर ईयर, तो पता चला बहुत सारा रॉ मटेरियल इज स्टिल अवेलेबल व्हिच वी डिड नॉट यूज. सो दैट रॉ मटेरियल इज नोन एज व्हाट? रॉ मटेरियल एंडिंग. सो रॉ मटेरियल एंडिंग को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रॉ मटेरियल यूज्ड या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. अब अगर आपके पास स्ट्रक्चर ऐसा हो कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ऑलरेडी गिवन हो, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 640 मैथ्स एंड नुजरे 7th एडिशन में अगर आप देखें तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको ऑलरेडी यूटिलाइज जो किया है, यूज जो किया है, वो ऑलरेडी आपको गिवन है और वो है 60,000. इसका मतलब यह है कि आप यू आर नॉट सपोज टू कैलकुलेट इन दिस क्वेश्चन रॉ मटेरियल कंज्यूम. रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कैसे कर सकते हैं. रॉ मटेरियल इज डायरेक्ट कॉस्ट. वी हैव टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. हम एक एक कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं. इसके बाद हम बात करेंगे फुल कॉस्टिंग की और वेरिएबल कॉस्टिंग की, यानी कि डायरेक्ट कॉस्टिंग की, जिसमें हमारे पास अप्रोच होती है कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन की. वी आर सपोज टू कैलकुलेट कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन. इसके बाद जो सेकंड एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर मींस वो लेबर जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को बनाने में यूटिलाइज जो कॉस्ट हुई. डायरेक्ट वेजेस भी कहते हैं उसको. और अगर हम डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को जमा कर दें तो हमारे पास जो आंसर आता है, जो आंसर हमको कैलकुलेट करके मिलता है, जो टाइटल मिलता है, दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट. यहां पर एक और इश्यू भी है कि अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, सो दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट.
फॉर एग्जाम्पल हमें टेबल बनाते हैं और टेबल पे कोई डिजाइन इम्पोज करवाते हैं, तो वो जो कॉस्ट है वो दरअसल डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। जनरली रॉयल्टीज को हम डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे पहचानते हैं कि अगर मैंने जो है इफ आई हैव रिटन ए बुक और उस किताब की जो पब्लिशर्स हैं अगर वो मुझे रॉयल्टीज देते हैं ईयर आफ्टर ईयर, सो दैट एक्सपेंस फॉर देम इज दैट एक्सपेंस इज फॉर देम रॉयल्टी और वो प्राइम कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। तो हमारे पास जी बिल्कुल ऐड होगा, यानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डायरेक्ट, चाहे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो चाहे मार्जिनल कॉस्टिंग हो, वी नीड टू ऐड if you want to calculate prime cost, you will have to take number 1 direct material used, number 2 direct labor cost which is utilized, and number 3 direct expenses। ये 3 expenses को जो हम calculate करेंगे, 3 cost को, so our answer is prime cost। बुनियादी cost हमको पता चल जाएगी, चाहे कोई भी अप्रोच हो, इधर डायरेक्ट कॉस्टिंग और टोटल कॉस्टिंग। जी अभी हम फिक्स कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, फिक्स कॉस्ट पे हम आएंगे, अभी फिलहाल हम वेरिएबल कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं। इधर वी आर डूइंग बाय टोटल कॉस्टिंग और वी आर डूइंग बाय डायरेक्ट कॉस्टिंग, ठीक है ना। अब हम फिक्स कॉस्ट पर आने वाले हैं। अब प्राइम कॉस्ट के बाद हमारे पास जो कॉस्ट आती है दैट इज व्हाट, दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट इज बेसिकली इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी वाली, इनडायरेक्ट कॉस्ट वो वाली जो कि फैक्ट्री की हो, वो एक्सपेंसेस नहीं, लुक एट द बोर्ड, वो एक्सपेंसेस नहीं जो कि एडमिन और मार्केटिंग हो, उनकी बात हम नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं फैक्ट्री के एक्सपेंसेस की। सो अगर हमारे पास जो एक्सपेंसेस होंगे वो, क्योंकि हमने वी हैव ऑलरेडी टेकन मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, वी हैव टेकन डायरेक्ट लेबर, नाउ वी हैव टेकन प्राइम कॉस्ट, वी हैव कैलकुलेटेड प्राइम कॉस्ट। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो कॉस्ट हम कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं, इसके लिए हमें वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड दोनों लेना पड़ेगा अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं। सो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप गौर से देखें तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 120,000 हमारा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है और फिक्स कॉस्ट कितनी है 96,000। तो जरा अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में अगर फॉर्मेट के पॉइंट ऑफ व्यू से if you want to calculate the cost under absorption costing or under total costing, तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें रिक्वायरमेंट का पता होना चाहिए। So what do I do generally whenever I write a question on the board? I write the requirement on the top. If you do not know where you want to go, कोई पुरानी बात, you will go at a place where you never wanted to go। इसका मतलब पहले अपने माइंड को सबसे पहले इनलाइन कर लें। करना क्या है, हमने क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड डायरेक्ट कॉस्टिंग। तो इसका मतलब बिफोर यू रीड द क्वेश्चन योर विजन इज क्लियर, योर डायरेक्शन इज क्लियर दैट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट, यू आर गोइंग टू मेक इनकम स्टेटमेंट बाय एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। अब हमें पता है ये बात, जिस तरह हमारी जिंदगी में 2 मास्टर्स होते हैं, प्लेजर एंड पेन, ये हमारी जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त ऑर्गेनाइजेशन के पास ये 2 ही मास्टर्स होते हैं। प्लेजर का मतलब सेल्स, रेवेन्यू, खुशियां, पेन का मतलब कॉस्ट, कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसमें प्रॉफिट की परसेंटेज जमा करेंगे, वी गेट सेल्स। और अगर सवाल का स्ट्रक्चर इस तरह से, तो व्हाट वी नीड टू डू, वी आर सपोज्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट इन सच अ वे, एट फर्स्ट वी आर सपोज्ड टू राइट द सेल्स, द रेवेन्यू। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हो चाहे मार्जिनल कॉस्टिंग में हो, कुछ देर तक तो साथ चलेंगे, उसके बाद ही झगड़े होते हैं ना। शुरू में तो साथ साथ चलते हैं, बाद में इधर उधर हो जाते हैं। तो यहां भी यही हो रहा है, शुरू में साथ साथ चलेंगे। तो अगर इनकम स्टेटमेंट बनानी हो तो सबसे पहले क्या लेंगे, अभी हम कनेक्ट करेंगे वहां पर फिर फिक्स एंड वेरिएबल ओवरहेड को। लेकिन हम जरा इनकम स्टेटमेंट को अपने माइंड में हम इमेजिन करते हैं, अपने माइंड में, पावर ऑफ इमेजिनेशन। तो अगर मैं आपको यह कहूं कि इनकम स्टेटमेंट बनाना है तो हमारे पास होते हैं लाइन आइटम्स। सो लाइन आइटम में सबसे पहले क्या लिखेंगे अगर प्रॉफिट निकालना हो, एनीबॉडी? सेल्स, वेरी गुड। सबसे पहले सेल्स चाहिए। सेल्स इज रेवेन्यू आइटम। सेल्स के लिए सेल्स का डेटा देखना पड़ेगा हमको। तो सवाल जब पड़ा तो पता हमें यह चला कि हमारे पास सेल्स दी हुई है, यूनिट सोल्ड 20,000। अब एक एक करके हम डेटा को बाहर फेंकते जा रहे हैं। ये आ गया, इसको हमने इनपुट कर दिया। आपने जब वेन एवर यू आर अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, तो आपके सामने सारा डेटा पड़ा हुआ होगा, उस डेटा को आपको अपने माइंड से पिक करना है। देखते जाएंगे एंड यू आर गोइंग टू पिक द डेटा।
ये चीज यहां आएगी। इसका मतलब ये हो कि फॉर्मेट याद होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग विद आइटम्स होना चाहिए। तो पता ये चला कि सबसे पहले हम सेल्स लेते हैं, लेकिन उस सेल्स को हम लेते हैं सीयू में। सीयू का मतलब क्या हुआ? शाबाश, आपको बताया था, आपको याद है, करेंसी यूनिट। और करेंसी यूनिट को कैलकुलेट करने के लिए व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू, हमें पता है कि 20,000 यूनिट हमने सेल किए और हर यूनिट 22 रुपए का सेल किया, मल्टीप्लाई करेंगे। क्लास 4 का बच्चा करेगा ये है। मिस्टर मुन्ने प्लीज कम हियर। मुन्ना आ गया, छोटे चलते। मुन्ने बेटे ये बताएं कि इतने यूनिट सेल किए हैं, रेट ये है, क्या करें? सर मल्टीप्लाई करें। तो जरा चेक करें कि 20,000 को 22 से मल्टीप्लाई करें। तो उसका आसान तरीका ये है कि 3 जीरो को भूल जाएं, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आया? 44। 3 जीरो ठक करके साथ लग दें, खुशियों की बारिश। 4 हैं, बिल्कुल 4 जीरो लिख दें उसके आगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो जो है उनको सिर्फ आपने जो है वो ड्रैग करके नीचे लेकर आना है, बाकी 22 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं आपके पास जो आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं मल्टीप्लिकेशन के वक्त, डिवीजन के वक्त, और वो शॉर्टकट आपको मिल जाते हैं। कभी मैं आपके सारे क्लासेस कंडक्ट करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा किस तरीके से आप बड़ी बड़ी कैलकुलेशन यूं करते हैं आप। ओके, वी गो फर्दर। सो इसका मतलब सेल्स आ गई हमारे पास। सेल्स का मतलब रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब खुशियां, लेकिन खुशियों के साथ साथ क्या चलते हैं? पेन, गेन के साथ पेन भी। उस पेन को कंट्रोल करके रखना है, यानी कॉस्ट को कंट्रोल करना है। और हमें यह पता है कि वी कैन नॉट कंट्रोल द फिक्स्ड कॉस्ट, वी कैन कंट्रोल ओनली वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज द फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, फिक्स्ड कॉस्ट बेसिकली इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, वन इज नॉन अवॉइडेबल, वन इज अवॉइडेबल। मिसाल के तौर पे इफ आई हैव टेकन ए रूम ऑन रेंट, मेरी एक ट्रेनिंग कंपनी है फॉर एग्जांपल, मेरा कॉलेज है, ये भी मेरा ही कॉलेज है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम ये चाहते हैं कि जनाब किसी से एक नया कैंपस हम खोलने जा रहे हैं और हमने जनाब अली वो प्रेमिसेस हमने लिया रेंट पे, तो अगर हम रेंट उसको देना बंद कर देंगे तो हमें भगा देगा, ये सुनो, यू आर नो मोर रिक्वायर्ड हियर बिकॉज ऑफ यू आर नॉट पेइंग द रेंट। इसका मतलब रेंट इज ए फिक्स्ड कॉस्ट बट वी कैन नॉट कंट्रोल द रेंट। ऑन द अदर हैंड, ऑन द रोड, अगर मैं एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगा दूं और वो बिलबोर्ड वाले कहें कि हम 1 लाख रुपए लेंगे 1 महीने के, तो 5 महीने के 5 लाख, तो क्या मैं 5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करके 6ठे महीने में डिसकंटिन्यू कर सकता हूं? कर सकता हूं। इट मींस दैट इज आल्सो फिक्स्ड कॉस्ट बट दैट फिक्स्ड कॉस्ट इज इन माय कंट्रोल। जनरली लोग समझते हैं चीजों को कि अगर वो फिक्स की कैटेगरी में है तो आप कंट्रोल। इसी तरीके से एक कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट लेबर का। लोग समझते हैं कि डायरेक्ट लेबर इज ओनली वेरिएबल कॉस्ट। 5 कुर्सी बनाएंगे 5 कुर्सी के पैसे देंगे, 6 कुर्सियां बनाएंगे 6 कुर्सियों के पैसे देंगे। जैसे जैसे कारपेंटर को हम पैसे ज्यादा देते जाएंगे, क्यों? कि वो ज्यादा कुर्सियां बनाते जाएगा। नॉट नेसेसरी। हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया, भाई आपको इतने पैसे देंगे, 5 कुर्सी बनाओ या 10 कुर्सी बनाओ। इसका मतलब यहां डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज ऑल्सो फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड नेचर, उसकी नेचर जो है वो डायरेक्ट है, लेकिन वो इनडायरेक्टली इस तरह से बिहेव करेगी कि वो वेरिएबल नहीं होगी, वो फिक्स्ड कॉस्ट होगी। लेकिन प्रोडक्शन में उसको डायरेक्ट लेबर के तौर पे ही दिखाएंगे हम, उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसकी नेचर जो कॉस्ट है दैट इज लेबर। तो हमने सेल्स कैलकुलेट कर ली, चाहे दोनों में से कोई भी अप्रोच हो, इधर वी आर वर्किंग एट डायरेक्ट कॉस्टिंग यानी मार्जिनल कॉस्टिंग और फुल कॉस्टिंग। अब हमें कॉस्ट चाहिए। कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए रॉ मटेरियल्स मैंने आपको बताया था, आई रिपीट, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल फॉर यूज। अब यहां पर एक आइटम होता है IAS 1, वो ये कहता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 कहता है, विच इज रिलेटेड टू इन्वेंट्री। वो इन्वेंट्री की बात करता है, IAS 2 की बात कर रहा हूं। IAS 2 इज अबाउट इन्वेंट्री और IAS 1 जो है दैट इज अबाउट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो ये बताता है कि अगर कोई कैरेज लगे, कैरेज इनवर्ड्स, सो कैरेज इनवर्ड इज ऑलवेज एडेड टू कॉस्ट ऑफ परचेजेस। कैरेज इनवर्ड होता है, मिसाल के तौर पे रुबाब, ये रुबाब राइट, अगर मैंने रुबाब से माल खरीदा, रुबाब इज सिटिंग इन लाहौर, मैंने रुबाब से माल खरीदा और मैंने हिना को माल बेच दिया फॉर एग्जाम्पल, एंड शी इज सिटिंग इन फॉर एग्जाम्पल कोयटा। एक बैठी है यहां पर लाहौर, एक बंदा बैठा है कोयटा, तो जब मैं खरीदूंगा सो दैट कॉस्ट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड्स, और जब मैं बेचूंगा दैट कॉस्ट अगर दोबारा मुझ पर आ गई दैट इज कॉल्ड कैरेज आउटवर्ड। सो कैरेज इनवर्ड इज द कॉस्ट, इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो कॉस्ट में जमा हो जाएगा।
कैरीज इनवर्ड, वो प्राइम कॉस्ट पे जमा हो जाएगा प्राइम कॉस्ट से पहले। इसी तरह कैरीज इनवर्ड के साथ साथ हमारे पास होती है फ्रेट इन, ट्रांसपोर्टेशन इन, कार्टेज इन, कैरीज इन, बता दिया मैंने आपको। तमाम वो कॉस्ट, इंपोर्ट ड्यूटी, तमाम वो कॉस्ट जो कि परचेजेस की कॉस्ट को बढ़ा दे, दैट इज बेसिकली कॉस्ट, दैट इज बेसिकली पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। जी बिल्कुल दोनों में आएगा। क्यों कि ये प्राइम से पहले है, प्राइम तक दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इधर यू आर डूइंग विद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और बाय मार्जिनल कॉस्टिंग, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आएगा जब हम एंडिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन कर रहे होंगे, जब हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग सेपरेट कर रहे होंगे। उस पॉइंट अभी आप आते हैं उस पॉइंट पर। तो प्राइम कॉस्ट तक खुशियां है हमारे पास। कैरिज आउटवर्ड का मतलब ये होता है द पर्सन हु इज सिटिंग आउट ऑफ माई सिटी फॉर एग्जाम्पल, और मैं अगर उसको बेच रहा हूं, सो दैट इज ए मार्केटिंग एक्सपेंस, उसको हम कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाएंगे। अब जनाब अली हम कहां तक पहुंच गए? हम पहुंच गए रॉ मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग रॉ मटेरियल क्या था? ये वो रॉ मटेरियल था जो हमारे पास लास्ट ईयर बच गया था। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज नॉट फॉर सेल, लेस एंडिंग रॉ मटेरियल। अब हमारे पास आ गया रॉ मटेरियल यूज। इस सवाल में उसने आपको रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑलरेडी दे दी। इसका मतलब यू आर नॉट सपोज टू कैलकुलेट द रॉ मटेरियल कॉस्ट हियर। जी सर, आपने बताया था IAS 2 जो वो इन्वेंट्री से होता है। IAS 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रेजेंट करें हम? ठीक है शहजादी, आपने बोला ना रॉ मटेरियल, मैंने कहा था, बोलती मैंने है। अच्छा आपने कहा था जी ओपनिंग रॉ मटेरियल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऐड होगा तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। नहीं, अवेलेबल फॉर यूज आ जाएगा। रॉ मटेरियल की कॉस्ट अवेलेबल फॉर यूज माइनस रॉ मटेरियल एंडिंग करेंगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम की कॉस्ट आ जाएगी। दिस मच रॉ मटेरियल वॉज कंज्यूम्ड। या तो क्लियर बात? अब आगे चलते हैं। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आ गई, हमने कैलकुलेट करना आपने सीख ली हाउ डू वी कैलकुलेट। अगर इस क्वेश्चन में रॉ मटेरियल ओपनिंग, रॉ मटेरियल एंडिंग, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया होता, चैप्टर नंबर 2 ये अगर आप देखेंगे आपकी मैथ्स एंड उजरे की, तो उसमें आपको मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आप जो है वो रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको कैलकुलेट करना होगा। यहां पर ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। इसके बाद डायरेक्ट लेबर। जी आर यू विद मी? डायरेक्ट लेबर। अब आपसे सवाल है रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमें कौन बताएगा? एनीबडी? इनवॉइस। वेरी गुड। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कौन बताएगा? इनवॉइस। और प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल कौन बताएगा? द पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन द प्रोडक्शन फ्लोर, वही तो बताएगा हमें। देखिए आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकली कैसे काम हो रहा है। कल आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो यू शुड नो कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। सो कॉस्ट अकाउंटेंट, मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज गोइंग टू कैलकुलेट, भाई हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गई। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कैसे पता चलेगी? यस, हमारे टाइम टिकट से पता चलेगी। जैसे लोग जब यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, तो वो अपने थंब लगाते हैं, अपने फिंगर लगाते हैं। एक जगह में गया जनाब अली, उन्होंने कहा सर मुनव्वर आपने जो है वो यहाँ का थंब लगाना है। मैंने कहा ठीक है मैं थंब लगाता हूँ। फिर उन्होंने कहा नहीं सर आप ऐसे करें, इंडेक्स से इंडेक्स फिंगर कहते हैं, इंडेक्स फिंगर लगा दें। मैंने कहा अच्छा भाई इंडेक्स फिंगर लगाता हूँ। फिर वो चैंपियन था, हमारे पास चैंपियंस हैं। उसने कहा सर आप ऐसा करें उल्टे हाथ की भी लगा दें। मैंने कहा क्यों? कहने का सीधा हाथ कट गया तो। मैंने कहा शाबाश भाई। कहने का सीधी उंगली कट गई तो फिर किससे लगाएंगे? तो कहने का मतलब ये है कि ये बचपन से 55 तक कौन निकलते हैं? डड्डू। तो आपने नहीं होना भाई, पढ़ने लिखने के बाद कुछ सलीका आना चाहिए, बात करना तो जरूरी है। फिर मैंने उनको समझा दिया कि भाईजान अभी फिलहाल नहीं उंगली कटने वाली, इंडेक्स मौजूद रहेगी जिंदगी तक इंशाल्लाह। बॉटम लाइन, डायरेक्ट लेबर कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? डायरेक्ट लेबर के लिए हमारे पास आवर्स होंगे, उन आवर्स के साथ रेट होगा। यू नीड टू मल्टीप्लाई आवर कॉस्ट, आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। आ गया हमारे पास। जी सर ये तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है आपने बता देंगे डायरेक्ट क्वेश्चन, हिज क्वेश्चन सुना भाई, इनका क्वेश्चन सुने। जी सर ये जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है आपने कहा था एक फिक्स कॉस्ट भी होती है डायरेक्ट लेबर। जी बिल्कुल, चाहे वो फिक्स्ड हो इन नेचर, चाहे वो वेरिएबल हो इन नेचर, हमें उसको प्राइम कॉस्ट से पहले ही कैलकुलेट करके दिखाना है। यानी प्राइम कॉस्ट से पहले ही वो हमें शो करना है। वो प्राइम कॉस्ट का दैट इज द कॉस्ट, दैट इज द पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट आई शुड से। सर वो कैसे पता चलेगी? जैसे
वो डॉक्यूमेंटेशन से पता चलेगी। अगर आपने एग्रीमेंट ऐसे किया हुआ उस बंदे के साथ कि देखो भाई तुम्हारी सैलरी इतनी है, तुम सुबह आओ 5 बजे, शाम 5 बजे तक कुर्सियां बनाओ। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ के अंदर, खाली एक चीज नहीं होती है। मिसाल के तौर पर अगर वो कुर्सियां तो धड़ाधड़ बना रहा है और हमने रेट फिक्स किया हुआ है पर चेयर, और पता चला क्वालिटी गिर रही है, तो फिर हमें नहीं चाहिए ऐसा बंदा। अगर हमने उसको 9 to 5 पर अपने पास एम्प्लॉयमेंट दी और वो कुर्सियां बना रहा है सारे दिन में 2 ही, बाकी बाहर जाके सिगरेट पीता है, इसका मतलब इफेक्टिवनेस नहीं आई ना, आपके यूनिट्स कम बना रहा है वो। इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस गो हैंड इन हैंड, दोनों चीजों को लेकर चलना है। हम टीक्यूएम की बात करते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। हमारी चेयर अगर जो बनी हुई है, उसका चेयर का जो है वो उसकी सीट भी अच्छी होनी चाहिए, उसकी बैक भी अच्छी होनी चाहिए, उसके रॉड्स भी अच्छे होने चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज ऑफ कस्टमर इज नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज फॉर ए स्मॉल थिंग। छोटी छोटी बातें होती ना। अब ये हमारी जो शहजादियां बैठी हैं, ये जब घर से निकलती हैं देखती हैं, अरे यार कहीं ये जो है ये बैग हमारा इसकी जिप तो नहीं टूट गई, नहीं ये नहीं ले जाना वरना कोई क्या बोलेगा, कोई देखेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें देखते हैं लोग। तो कहने का मतलब ये है छोटी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ के अंदर। तो आपको ये समझना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि जब कॉस्ट कैलकुलेट होती है तो उसका क्या किस तरह से वो आगे फ्लो करती है। तो यहां पर हमारे पास डायरेक्ट लेबर तो ऑलरेडी ही हैज गिवन अस एज ए फिगर, एज ए नंबर, उसने हमें डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है हमने। और यहां कोई हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंस यानी कि रॉ मटेरियल यूज प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों को जब हम जमा करते हैं तो प्राइम कॉस्ट बनती है। और इस क्वेश्चन में हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस का नंबर मौजूद है। असम्पशन ये है कि देयर इज नो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास 2 कॉस्ट हो गई। यहां पर कौन कौन सी कॉस्ट हो गई प्राइम कॉस्ट को निकालने के लिए? मटीरियल और लेबर। इन 2 को हमने कैलकुलेट कर लिया, जमा हमने फॉर्मेट में डाला एंड वी हैव कैलकुलेटेड प्राइम कॉस्ट। अब मार्किंग स्कीम कैसे बनती है? देखिए मेरी जो मार्किंग होती है वो प्योर असेसमेंट में करता हूं, मार्किंग स्कीम की बुनियाद पर। ये इस तरह नहीं होगा कि आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, मैंने टकाटक आंखें बंद करे और पता चला आधे घंटे के अंदर 70 पेपर चेक, खुशियों की बारिश, एक्सक्यूज मी, ऐसा नहीं होने वाला। हमारे पास मार्किंग स्कीम बनी होती है। इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा, उस आंसर के सामने लिखा हुआ होगा सेल्स ये नंबर और ब्रैकेट में लिखा होगा। जैसे आपके पास जो है वो सेल्स आपने कैलकुलेट की है, या आपके पास जैसे मटेरियल कॉस्ट है, अगर आपने सही कट पेस्ट किया और अगर उस मार्किंग स्कीम में उसका नंबर है तो वो नंबर जो है आंसर में यूं लिखा होगा 1। तो जब वो बच्चा वो मुझे कॉपी, वो स्टूडेंट जब वो मुझे कॉपी देगा तो जब मैं उसको पढ़ रहा हूंगा तो मुझे ये नंबर नजर आया 60,000 उसने लिखा हुआ है, तो उसको कितना मिला? 1 मार्क। इस तरह से गाड़ी आगे चलती रही। फिर पता ये चला फॉर्मेट। अब ये किसी वक्त हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, ये आज का डिस्कशन नहीं है कि किस तरह मार्क किया जाना चाहिए उसूली तौर पर, ताकि प्रॉपर जजमेंट के साथ उसको, प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ उसको नंबर मिले। अच्छा जी, डायरेक्ट लेबर हो गया, प्राइम कॉस्ट आ गई। अब हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्टिंग, ओवरहेड्स की। फिक्स्ड ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव टू एनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं एक कमरा किराए पे ले लूं और वहां मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हों और कमरे का किराया हो 10,000 तो मुझे 10,000 देना है। अगर वो स्टूडेंट्स 20 हो जाएं तो मुझे कितना किराया देना है? और अगर वो स्टूडेंट 5 हो जाए तो मुझे कितना देना है? इसका मतलब ये हुआ कि सर्विस कॉस्टिंग जो होती है, इसमें कॉन्सेप्ट एक है सर्विस कॉस्टिंग का भी हम पढ़ेंगे, जो हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल की जाती है, जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में जो आपकी जो एयरक्राफ्ट लेके जाते हैं पैसेंजर्स को, वो हम पर सीट कैलकुलेट करते हैं एविएशन में, आई मीन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फिक्स्ड कॉस्ट जो होगी इन टोटल इट रिमेंस कांस्टेंट। अब फिक्स्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? फिक्स्ड कॉस्ट कोई एक कॉस्ट नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट कुड बी ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल रेंट, फैक्ट्री रेंट जो है दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि वेन एवर, कल मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी लगाई, मैंने मेरे जूते थे पुराने वाले, उसको मैंने कहा, मेरे बेटे ने सुबह कहा बाबा इसको फेंकना है, मैंने कहा आज पहन लूं, इसकी पिक्चर बनाएंगे, वेयर एंड टियर बताएंगे स्टूडेंट्स को वेयर एंड टियर क्या होता है। जब फिक्स एसेट यूज होता है तो उसकी वेयर एंड टियर होती है। वेयर एंड टियर जब होती है वो पुराना हो रहा होता है, और ये जरूरी नहीं है कि वो यूटिलाइजेशन की वजह से पुराना हो, ये भी हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी की वजह से पुराना हो रहा हो। तो हम उसको डेप्रिशिएट करते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब ये हुआ कि फिक्स कॉस्ट जो फिक्स आपके एसेट्स जो होते हैं उनको डिक्लाइन दिखाते हैं आप उनकी।
सो बुनियादी, अच्छा लोग क्या समझते हैं, लोगों के जहन में मिसअंडरस्टैंडिंग, बाद टीचर्स भी समझते हैं कि डेप्रिसिएशन इज ए वेरिएबल एक्सपेंस ना। डेप्रिसिएशन हो सकता है कि मेथड आपका मुख्तलिफ मेथड्स हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, आप अगर एफए पढ़ के आए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आपको पता होगा कि डेप्रिसिएशन के मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, उसमें तो कॉस्ट एक ही रहेगी। पहले साल अगर मैं कहूँ मैं मुनव्वर हमीद, मैंने एक कार खरीदी 10,000 रुपए की, 10,000 में मिल गई कार, कैलकुलेटर खरीदा जनाब मैंने 10,000 रुपए वाला महंगा वाला कैलकुलेटर खरीदा, और मुझे रुबाब ने कहा सर मुनव्वर ये तो 10 साल चलेगा, तो हर साल उस कॉस्ट की एलोकेशन कितनी हुई, 1000। सो स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन अगर वो एसेट्स में डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस से मैं कैलकुलेट करूं तो पहले साल कुछ और डेप्रिसिएशन होगी, सेकेंड ईयर में उसकी बुक वैल्यू पर हम कैलकुलेट करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में इवन के नंबर ऑफ डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होकर आएगा वो डिफरेंट होगा हर साल। पहले साल कितना है, 10,000 का 10% 1,000। अब 1,000 को माइनस कर दिया, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, अब बाकी बचा 9,000, बुक वैल्यू कहलाती है। 9,000 का 10% 900, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर साल डेप्रिसिएशन का नंबर तो डिफरेंट होगा, लेकिन इन नेचर दैट इज ए फिक्स कॉस्ट। सो जब हम रिड्यूसिंग बैलेंस इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर एक और बात इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली, वो ये कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल करते वक्त हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होती है, क्योंकि पूरा आने वाले दिनों में ऐसे ज्यादा यूज कर लिया होता है। अब उनजिला ने कुर्सी खरीदी, पहले साल पता चला उठ ही नहीं रही कुर्सी से, क्यों भाई, कहने सर मुझे पसंद है कुर्सी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर लैपटॉप खरीदेंगे तो पहले साल ज्यादा यूज करेंगे, मशीनरी आइटम जो होते हैं वो ज्यादा यूज करते हैं शुरू के सालों में, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन द बिगिनिंग यू आर सपोज्ड टू चार्ज मोर डेप्रिसिएशन, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट एंड में जरूरी है, वरना वो एसेट गिर जाएगा। बुढ़ी औरत ज्यादा मेकअप करती है ना, तो उसको खड़ा रहना है भाई, ना गिर जाएगी। तो बॉटम लाइन क्या हुई कि भाई वो मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी ज्यादा होती है। ठीक है, वैसे तो हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान में सारी जवान है, तो दिमाग से जवान होना चाहिए। आगे खेलते हैं। अच्छा जी, ये खत्म हो गया आप? अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है चल रहा है। तो बॉटम लाइन क्या है, बॉटम लाइन ये है कि आप फिक्स कॉस्ट को अब लेने वाले हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो अब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के डोमेन में सुनिए गौर से, इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सबसे पहले फिक्स कॉस्ट ले लेंगे, जितनी गिवन है आपके पास, यहां कितनी गिवन है 96,000, और आप वेरिएबल ओवरहेड भी ले लेंगे, वेरिएबल और फिक्स दोनों ले लेंगे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात कर रहा हूं। तो अब इस लेवल पे पहुंचने के बाद आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई, विच यू पुट इनटू प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में डाली थी। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हो चाहे मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे हो, हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट नंबर ऑफ यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। तो हमने यहां बेचे कितने हैं और बनाए कितने हैं? यस, दैट डिफरेंस विल टेल यू दैट देयर आर टू डिफरेंट अप्रोचेस गिविंग टू डिफरेंट नंबर ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जितनी भी कॉस्ट आई थी अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, मटेरियल लेबर ओवरहेड की कॉस्ट जबानी कैलकुलेट कर लेते हैं हम। मटेरियल 60,000, डायरेक्ट लेबर 60,000, कितने हो गए 120 और वेरिएबल ओवरहेड कितना हो गया 120, 240 और 96, 336 इज अवर टोटल कॉस्ट हो गई। 336,000 इज माई टोटल कॉस्ट। सही लिखा है मैंने 336। अब नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बनाए हमने, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 24,000 यूनिट से। सो देन वी गेट व्हाट, देन वी गेट रेट पर यूनिट जो हमारा प्रोडक्शन आया, क्या आ गया 14। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी हम एक यूनिट बनाते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी लगती है 14 रुपीज लगती है। आर यू क्लियर? 14 रुपए हमारे एक यूनिट को बनाने के लगते हैं। अभी नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन का हिस्सा नहीं है वो। हमें सबसे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। वी आर नॉट सपोज टू टेक द फिक्स्ड एक्सपेंसेस विच आर एडमिन एंड मार्केटिंग एक्सपेंस। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, इफ यू आर डूइंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और फिर हम जब इसको वेरिएबल कॉस्टिंग से करेंगे तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, यू नीड टू कैलकुलेट पर यूनिट कॉस्ट। यहां तक जिसको समझ में नहीं आया मुझे हाथ रेस करके बताए कि सर आई एम नॉट क्लियर। एवरीबॉडी इज क्लियर? श्योर? जबरदस्त, बेहतरीन। अब हम चलेंगे और हम ये देखेंगे, सुनने वाली बातें आ रही हैं
कि हमने यूनिट बेचे कितने, तो भाई जितने बेचे हैं कॉस्ट भी उनकी निकालो ना। वो जो आपने नहीं बेचे हैं उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा, कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा नहीं बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा नहीं बनाएंगे। सो अगर कोई आपसे पूछे कि कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? 14 रुपीज का एक यूनिट बनाते हैं और हमने नंबर ऑफ यूनिट कितने बनाए, हमने कितने बेचे 20,000, 14 इंटू 20,000 हमारे पास कितना आ गया जी 280, 14,28, 280,000 जो है वो हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहां तक क्लियर है? पर यूनिट कॉस्ट को व्हाट डिड वी डू, वी कैलकुलेट इन सच अ वे दैट वी कैलकुलेटेड एट फर्स्ट per unit cost and then per unit cost was multiplied, is being multiplied by the number of units sold. आप क्लियर है? अब हमारे पास प्रॉफिट आ गया एंड दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहां से हमें एक बात पता चल गई कि जो एंडिंग इन्वेंटरी की कॉस्ट है उसको हमें फॉर्मेट में दिखाना है, फॉर्मेट में दिखा के माइनस करना है। जैसे हम फर्स्ट ईयर में करते थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर, क्या करते थे हम, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस, यहां प्रोडक्शन लिखेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होगी, माइनस एंडिंग इन्वेंटरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बिल्कुल वही फॉर्मेट हमारा चलेगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब हमारा निकल आया, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ग्रॉस प्रॉफिट। अब हमारे एक्सपेंसेस रह गए, बोर्ड पे देखें वो एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। वो हमारे पास दो एक्सपेंसेस हैं, ये मार्केटिंग एंड एडमिन, वो कहता है सिर्फ एक ही एक्सपेंस है एंड दैट इज 70,000 फिक्स हो गया। इसका मतलब मैंने कोई नंबर यहां से बोर्ड से नहीं छोड़ा, आई हैव टेकन ऑल नंबर्स। इससे एक बात पता चली कि वट एवर इज द क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बिकम ओपनिंग इन्वेंट्री नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब यह हुआ कि उस एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट मौजूद है। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस अकाउंटिंग पीरियड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, और वो एंडिंग इन्वेंट्री फिक्स कॉस्ट को अपने साथ लेके जा रहा है। ये कहता पॉइंट। अब हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमें सिर्फ एक चेंज लेकर आना है और वो ये चेंज जी, मैंने जब ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, सेल्स में से कॉस्ट सारी निकाल ली, कॉस्ट निकालते वक्त मैंने क्या किया, एंडिंग इन्वेंट्री को बाहर फेंक दिया। एंडिंग इन्वेंट्री मैंने सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट की, उसमें से मैंने एंडिंग इन्वेंट्री निकाली तो कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। माय नंबर इज देयर बाय यूनिट रेट इज देयर, ठीक है। इसके बाद मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, मैंने सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया, आई गॉट ग्रॉस प्रॉफिट, और उसके बाद मैंने एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, आई गॉट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को एंड में जमा कर देंगे, कहां पर, कैपिटल में, क्योंकि नेट प्रॉफिट इज ऑलवेज ट्रांसफर टू द कैपिटल इन द बैलेंस शीट। अगर कंपनी अकाउंटिंग है तो रिटेन अर्निंग में चला जाता है वो, ठीक है। दैट इज ऑल्सो हेड बाय विच वी कैलकुलेट द प्रॉफिट नंबर। यहां तक सब क्लियर है? अब आगे खेलते हैं। अगर मार्जिनल कॉस्टिंग की जा रही होती, डायरेक्ट कॉस्टिंग की जा रही होती, तो हम उसी अप्रोच से चलते टिल प्राइम कॉस्ट, नो चेंज टिल प्राइम कॉस्ट, वही काम होता सारा के सारा। लेकिन प्राइम कॉस्ट के बाद जो है हमारे पास जो फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करने की बारी आती, तो वहां पर वी आर नॉट सपोज टू टेक द फिक्स्ड ओवरहेड इन द प्रोडक्शन कॉस्ट, वी आर सपोज टू टेक ओनली वेरिएबल ओवरहेड। तो वेरिएबल ओवरहेड हमारे पास कितने आ रहे, 120,000। तो यहां चेक करेंगे 336,000 इज नॉट अवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बल्कि यहां टाइटल बनेगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो 336,000 में से आप 96 माइनस कर दें तो कितना बचा, 240,000। सो इसका मतलब ये होगा कि 240K इज बीइंग डिवाइडेड बाय 24K विच आर द यूनिट्स, राइट। 24,000 जो है हमारे यूनिट्स हैं, तो अगर हम करें तो हमारा रेट कितना आ गया, 10। इसका मतलब यह हुआ कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, ड्यू टू दिस अप्रोच हमारा रेट कम आ रहा है। क्यों कम आ रहा है, कोई बताएगा? शाबाश, क्योंकि फिक्स कॉस्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन। तो जब फिक्स कॉस्ट पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन नहीं है, इसका मतलब यह हुआ कि जब एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट ऑफ कैलकुलेट करने जा रहा हूं, एंडिंग इन्वेंट्री, हाउ मेनी यूनिट्स एंडिंग इन्वेंट्री है, 4,000। इसका मतलब यह हुआ कि एंडिंग इन्वेंट्री को जब मैं 14 की जगह 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि आई गॉट 40,000 विच इज माई एंडिंग इन्वेंट्री। तो अगर मैं एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। यहां तक क्लियर बात, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। पहले वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट की, अब वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। अब सेल्स माइनस कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग की बात हो रही है, तो जो आंसर आएगा, जो टाइटल आएगा, दैट इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसका मतलब नई बात सीखी,
Sales minus variable cost is not profit, but sales minus variable cost is contribution margin. Contribution margin is the key to calculate break even as well. Break even का मतलब होता है no profit no loss. अगर कोई कैलकुलेट करना चाहे तो कई अप्रोचेज है, एक अप्रोच बड़ी आसान है और वो ये है कि अगर हम सेलिंग प्राइस देखें, हमारी सेलिंग प्राइस कितनी थी 22 और हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है पर यूनिट 10, तो 22 माइनस 10 इज इक्वल टू 12। और अगर साथ साथ हम ब्रेक इवन भी सीखते चले तो ब्रेक इवन को कैलकुलेट करने के लिए जैसे मॉडल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। सो फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी है 96,000। सो अगर मैं 96K को 96,000 को डिवाइड कर दूं 12 से तो कैलकुलेट करें कितना आ रहा है, इसका मतलब ये जी 8,000। इसका मतलब चाहे कुछ भी हो जाए 8,000 यूनिट्स तो बेचने ही हैं, दैट इज ब्रेक इवन। कितने बेचने हैं, हर सूरत में एक तो बेच रहे हैं भाई 8,000 यूनिट्स। और एक यूनिट कितने का बेचते हैं आप 22 का, तो 8,000 को 22 से मल्टीप्लाई करें 176,000 की मेरी रेवेन्यू हर सूरत में होनी चाहिए एंड दैट इज माय ब्रेक इवन रेवेन्यू। यू गेट द पॉइंट? क्या मतलब हुआ, सबसे पहले ब्रेक इवन यूनिट निकालेंगे, कैसे कितने बेचूं और कितने के बेचूं, कितने बेचूं उसके लिए हमने कैलकुलेट कैसे किया, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 96 नंबर, इसके बाद हमने क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 96,000, नंबर ऑफ यूनिट्स हम निकाल रहे हैं ब्रेक इवन पर, और हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना आ रहा है 12। कैसे पता चला, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सो वी गेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। फिक्स्ड कॉस्ट की बात नहीं हो रही है, इसका मतलब यह हुआ कि कैलकुलेट करते वक्त क्या ब्रेक इवन, हम फिक्स्ड कॉस्ट को नहीं छेड़ते। अगर ब्रेक इवन को पूछे सर ब्रेक इवन का आप बनाए, आप हमें बताएं ग्राफिकली तो कैसे बनेगा, ये जीरो ओरिजिन है, यहां से हमारी सेल्स बढ़ रही है, ये हमारी टोटल रेवेन्यू है, यहां हमारी फिक्स्ड कॉस्ट आ गई, ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। और अगर हम यहां से इसको आगे बढ़ाएं और ये यहां पर एक कट आ जाए तो अगर आप इसको देखें तो ये क्या चीज नजर आएगी, ये आपकी नजर आएगी जनाब ब्रेक इवन, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट नजर आ रहा है। आप देखें दिस इज ब्रेक इवन इन यूनिट्स, इतने नंबर बेचने हैं और ये यहां पर डॉलर चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास ब्रेक इवन रेवेन्यू के अंदर आ जाएगा। तो ब्रेक इवन साथ साथ आपने कैलकुलेट किया कि कैसे हम ब्रेक इवन कैलकुलेट करते हैं। दोबारा देखें, ये सेल, ये हमारी वर्टिकल एक्सेस, इस पे डॉलर होता है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस, इस पे यूनिट्स होते हैं। हमारी रेवेन्यू जा रही है जीरो ओरिजिन से, हमने बेचना शुरू कर दिया, माल काम शुरू किया तो बेचेंगे ना भाई, सो रेवेन्यू आ गई हमारे पास। कितनी रेवेन्यू हो हमारे पास, कितनी कैलकुलेट की थी आपने 176,000 हर सूरत के अंदर आपको कैलकुलेट करनी है, आपको सेल करनी है 176,000, तभी ब्रेक इवन में पहुंचेंगे आप। और वो 176,000 यूनिट को सेल करने के लिए आपके पास जो है वो 8,000 यूनिट होने चाहिए। जरा 176,000 को 8,000 पे डिवाइड करें, 22 मिलेगा 8,000। इसका मतलब ये पर यूनिट जो है वो आप 22 का बेचेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेक इवन यूनिट में जब आप ब्रेक इवन रेवेन्यू को ब्रेक इवन यूनिट पर डिवाइड करते हैं तो आपको सेलिंग प्राइस मिलती है। ब्रेक इवन का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस। अब हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं अपने मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट से। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लिया था हमने, सेल्स हमारे पास कितनी थी 20,000 मल्टीप्लाई बाय 22, दैट वाज आवर सेल्स। हमने सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी। कितनी वेरिएबल कॉस्ट थी हमारे पास, हमारे पास थी 60,000 प्लस 60,000 प्लस 120,000 240,000। तो हमने क्या किया था, हमने टोटल सेल्स में से माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। बताइए कितना आ गया कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका जी, 2,40,000 मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। 240,000 इज माय कंट्रीब्यूशन मार्जिन, क्लियर करके लिख देता हूं 240K, ये मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। और एक यूनिट कितने का मैं बेचता हूं 22 का, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने कितने बनाए हैं
24,000, तो इसका मतलब पर यूनिट कंट्रीब्यूशन में निकाल कर बैठ गया, पर यूनिट कॉस्ट आ गई है मेरे पास यहां पर। यहां तक क्लियर है? अब एंडिंग इन्वेंट्री में कितने यूनिट्स बने मेरे पास? 40,000 की मेरी कॉस्ट आ गई, कितनी? एंडिंग इन्वेंट्री। दिस आई एम सपोज टू डिडक्ट। अब मेरे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया, अब मुझे फिक्स कॉस्ट को माइनस करना है। अब इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स कॉस्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, क्योंकि सारी फिक्स कॉस्ट को मैं इसी पीरियड में ले रहा हूं। आई एम नॉट ट्रांसफरिंग द फिक्स कॉस्ट, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग, आई एम नॉट टेकिंग द फिक्स कॉस्ट इनटू द प्रोडक्शन। जब मैं प्रोडक्शन में फिक्स कॉस्ट को नहीं लूंगा, इसका मतलब वो पर यूनिट का फिक्स कॉस्ट हिस्सा नहीं होगा। शाबाश, वेरी गुड। तो जब वो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का हिस्सा नहीं होगा, इसका मतलब वो एंडिंग इन्वेंट्री के साथ ट्रैवल नहीं करेगा अगले अकाउंटिंग पीरियड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी फिक्स कॉस्ट को यहीं एग्जॉस्ट करना है मैंने, सारी फिक्स कॉस्ट को। तो अगर कोई मुझसे पूछे, सर मुनव्वर, आई वांट यू टू प्लीज एक्सप्लेन द फॉर्मेट, टेल अस द फॉर्मेट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सारी 3 किस्म की। कौन सी? रॉ मटेरियल यूज, डायरेक्ट लेबर इनकर्ड, वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड। हो गया? सारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई, माइनस कर देंगे आप। ये वेरिएबल कॉस्ट कौन सी बनी? ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनी। अब इस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आपने सेल्स में से जब माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपके पास आ गया। लेकिन यहां पर एक बात है, वो बात करते हुए जाना है। ये जो कॉस्ट आपके पास निकली, ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल नहीं निकली, ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकली। तो इसका मतलब ये होगा फॉर्मेट में यहां पर जाकर आपको एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट, आपको पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। पर यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे तो रेट नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने जो 60,000 रुपए बनाए, यहां बोर्ड पे देखें, ये जो अपने 60,000 रुपए लगाए, ये आपने 20,000 यूनिट के लिए लगाए या 24,000 यूनिट के लिए? 24, वेरी गुड। ये सारी कॉस्ट कैलकुलेट हो रही है, 60,000 सारी कॉस्ट 24,000 की है, ये 60,000 सारी 24 की है, और वेरिएबल ओवरहेड 120 और 124 के हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 240 की जो कॉस्ट है, दैट इज द कॉस्ट 240,000 इज द कॉस्ट ऑफ 24,000 यूनिट। तो आपको तो प्रॉफिट निकालना है ना, तो प्रॉफिट तो आपने 22,000 कितने बेचे हैं? 20 बेचे हैं ना। तो जब 20 बेचे हैं तो आपको कॉस्ट भी 20 की निकालनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर इस पॉइंट पर रुककर आपको एंडिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट करके इस फॉर्मेट में डालकर आपने डिडक्ट करके आगे जाना है, तभी तो आपके पास जो है वो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कोई और चीज है और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल कुछ और है। तो मैं रिपीट करता हूं इसको। सबसे पहले रॉ मटेरियल लेंगे, वो कितना है? उसके बाद लेबर लेंगे, वो लेबर कितनी है? उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड लेंगे, वो कितना है? अब यहां रुक के पूछना चाहता हूं, क्या फिक्स ओवरहेड लेंगे या नहीं लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये मार्जिनल है। तो इसका मतलब अब मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई 240,000। अब अगला सवाल, क्या ये 240 जो कॉस्ट है, क्या ये कॉस्ट जो है वो 20,000 यूनिट की है या 24 की है? तो अगर आपने सेल में से इसको निकाल के बाहर फेंक दिया तो इसका मतलब सेल तो कर रहे हैं 20,000 यूनिट और उसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं 24,000। क्या ये जस्टिफाइड होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकली है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को जब नंबर ऑफ यूनिट पे डिवाइड करेंगे तो रेट आ जाएगा विच वॉज कितना था? 10। तो पता ही चला कि 10 एक यूनिट पर लगता है। तो कितने यूनिट नहीं बेचे अभी तक? तो 4,000 यूनिट को यहां डिडक्ट करना पड़ेगा उनकी कॉस्ट को। 10 मल्टीप्लाई बाय 4,000 इज इक्वल टू 40,000। 40,000 जब 240,000 में से माइनस आ जाएगा तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? 2 लाख। 4,40,000 वॉज अवर सेल, 2 लाख इज अवर कॉस्ट। 4,40,000 माइनस 2,20,000 जो आंसर होगा उसका क्या नाम होगा? 2,40,000। थैंक यू। उसका क्या नाम होगा? कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। वेरी गुड। वो जो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन होगा, अब उसमें से हम फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंडिंग इन्वेंट्री है उसकी कैलकुलेशन होते होते हमारी जो पर यूनिट निकला था उसमें फिक्स कॉस्ट का एलिमेंट मौजूद नहीं था भाईजान। ये कह रहे नहीं था, आप इसे कह रहे था। कैसे था? मैंने डाला ही नहीं उसके अंदर फिक्स कॉस्ट, अब डाल रहा हूं कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन के बाद। यू गेट द पॉइंट? आफ्टर कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट। अब मेरे पास जब इसको माइनस कर देंगे और अब हमारे फिक्स एक्सपेंसेस भी साथ ले लेंगे तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। अब आप दोनों अप्रोच से चेक कीजिए कि आपके प्रॉफिट में कितना डिफरेंस है।
16,000 का डिफरेंस है। ये वही डिफरेंस है जो दोनों एंडिंग इन्वेंट्रीज में होगा, जो कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना चाहें तो द डिफरेंस इन द प्रॉफिट शुड बी इक्वल टू द डिफरेंस इन एंडिंग इन्वेंट्री। सर इसमें हमने जो है फिक्स कॉस्ट को कर दिया माइनस, आखिर में माइनस कर दिया और फिर एक्सपेंसेस को भी माइनस कर देंगे, तो अब हमारे पास नेट प्रॉफिट की फिगर आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि आज की क्लास में आप लोगों ने एक्सटेंसिवली, ये इसमें बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन ये आपने सीख लिया कि किस तरह से एडजस्ट करते हैं। इसमें एडजस्टमेंट का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, अभी मैंने आज की क्लास में उसको कवर नहीं किया, यानी कि अभी आपको मैं लेवल से लेके चल रहा हूँ, फर्स्ट लेवल है जी। सर मार्जिनल कॉस्ट की जो आपने जब स्टेटमेंट बनाना बताया जी, तो वो दोबारा बता दें। मार्जिनल कॉस्ट की बड़ी आसानी से बनेगी। सबसे पहले आप सेल्स लेंगे, सारी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि फॉर्मेट में, क्योंकि हमारी कंट्रीब्यूशन की जो अप्रोच है वो इसलिए माइनस की जाती है कि अगर हमें ब्रेक इवन निकालना हो तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट को हमें चाहिए, वरना ब्रेक इवन नहीं निकलेगा हमारे पास। ब्रेक इवन का क्या मतलब होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। सर आपके जो हमारे पास अच्छा जी, मैं यहाँ पर वीडियो बंद करता हूँ। तो यहाँ आपने देख लिया सारे के सारे लोगों ने किस तरह हम ये कैलकुलेट करते हैं, और बाकी लोग जो इसको सुन भी सकते हैं, बाकी भी लोग सुन सकते हैं, आप क्लास के लोग भी सुन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।